नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग इनसाइट थ्योरी के बारे में जानेंगे। इनसाइट थ्योरी जो लर्निंग का इनसाइट थ्योरी है उसे कोहलर ने दिया था। कोहलर एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे और ये गेस्टाल्ट स्कूल से बिलोंग करते थे। कोहलर अपना जो इनसाइट थ्योरी का रिसर्च किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, वो चिंपैंजी पर किए थे, वनमानुष पर। कोहलर का इनसाइट थ्योरी, जिसे अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहेंगे हिंदी में, इसे संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है क्योंकि इन सिद्धांतों में संज्ञान और प्रत्यक्षीकरण का विशेष महत्व रहता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार जब हम वातावरण में किसी वस्तु का प्रत्यक्षण करते हैं तो हमें उसकी आकृति, प्रतिमा और विन्यास के प्रति हम प्रतिक्रिया करते हैं और उसे एज अ होल देखते हैं। मतलब हमारे पास जो भी चीज़ें हैं तो हम उसे तोड़ कर नहीं देख के संगठित करते हैं और एक सार्थक समग्र रूप में हम उसे देखते हैं और एक सार्थकता का हमें ज्ञान होता है। गेस्टाल्टवाद जो स्कूल मनोविज्ञान में है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी जाना है, यह जो स्कूल है वह विवेकशील तथा चिंतनशील अधिगम पर बल देता है और इसके अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि न होकर सूझ के द्वारा होता है। कोहलर ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी 1959 में की थी और सूझ का अभिप्राय अचानक उत्पन्न होने वाले एक ऐसे विचार से है जो किसी समस्या का समाधान कर दे। सूझ के द्वारा सीखने के अंतर्गत प्राणी परिस्थितियों का भलीभांति पहले अवलोकन करता है। वह ये चीज़ समझता है कि उसके पास क्या अवेलेबल है, क्या समस्या है, किस तरह से उसका उस तक समाधान तक पहुंचा जाए और इस सूझ के बाद वह अपनी प्रतिक्रिया देता है। इस तरह से अगर सूझ सिद्धांत के व्याख्या को देखें तो हमें यह पता चलता है कि सूझ में द्वारा जो भी सीखना होता है, जो हम लर्निंग सूझ के द्वारा करते हैं, उसमें बुद्धि की आवश्यकता होती है और इस प्रकार के अधिगम में मस्तिष्क का सर्वाधिक प्रयोग होता है। इससे पहले हम लोगों ने क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में देखा कि जो लर्निंग क्लासिकल कंडीशनिंग के द्वारा किस तरह से होती है और वहाँ पे बुद्धि को ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, बुद्धि का उसमें रोल नहीं है। वहाँ पे दो उद्दीपकों के साहचर्य पर बल दिया गया है, लेकिन जो सूझ सिद्धांत है उसमें बुद्धि पर बल दिया गया है और मस्तिष्क का उसमें सर्वाधिक रोल होता है। इसके आगे हम लोग सूझ की एक डेफिनेशन जो एंडरसन के द्वारा दी गई है इसे देखेंगे। एंडरसन के अनुसार अंतर्दृष्टि से तात्पर्य समस्या के हल को एकाएक प्राप्त कर लेने से है। अधिगमकर्ता मतलब जिसे समस्या का समाधान करना है या जो सीखने वाला है, अधिगमकर्ता मतलब जो सीख रहा है, जो लर्नर है। अधिगमकर्ता प्रत्यक्षीकरण एवं विचारों को संगठित करके किसी समस्या का उपयुक्त समाधान प्रस्तुत करता है। कोहलर का जो स्टडी था वह वनमानुष पर किया गया और यह स्टडी या एक्सपेरिमेंट भी दो तरीके से किया गया। एक तरीके में बक्सा प्रयोग जिसे कहते हैं और दूसरा है छड़ी प्रयोग। इन दोनों प्रयोगों का हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। कोहलर द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसकी ये एक पिक्चर है, एक तस्वीर है। इसमें देखिए बक्सा प्रयोग है जिसमें किस तरह से वनमानुष बक्से को जोड़ के केले तक यानी लक्ष्य तक पहुंचता है और दूसरे में है कि वह छड़ी जोड़कर लक्ष्य तक पहुंचता है। इसे हम लोग विस्तार से आइए जानेंगे। कोहलर का जो प्रथम प्रयोग था वह बक्सा का प्रयोग था और कोहलर ने अपने वनमानुष पर प्रयोग किया जिसका नाम सुल्तान था। सुल्तान नामक वनमानुष पर प्रयोग किया। इसके लिए कोहलर ने सुल्तान को कुछ दिन भूखा रखा। पहले जब वो भूखा था उसके बाद उसे एक कमरे में बंद कर दिया और कमरे की छत से केले लटका दिए। अब सुल्तान इसे पाने का प्रयास करता है क्योंकि वह भूखा है तो उसे कुछ खाने के लिए चाहिए, लेकिन वो ऊंचाई उसके पहुंच से दूर थी तो वो पा नहीं पा रहा था। लेकिन
वो उसके दिमाग में चीज़ें चल रही थी क्योंकि उसे लक्ष्य तक पहुंचना था और कमरे में कुछ बक्से भी रखे हुए थे। अब होता क्या है कि वो तमाम कोशिशों के बाद उसे अचानक से दिखता है, मतलब सूझ के लिए ये ज़रूरी है कि जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो अचानक मिलता है और उसे फिर ख्याल आता है कि क्यों ना बक्से को जोड़ के लक्ष्य तक पहुंचा जाए और वह यह कोशिश करता है और लास्टली वो सफल भी होता है, वो केले तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार वनमानुष पर सुल्तान नामक वनमानुष पर ही कॉलर ने अपना दूसरा प्रयोग किया, जो छड़ी प्रयोग कहलाता है। और इसमें भी भूखे सुल्तान को एक कमरे में रख दिया जाता है जहाँ पे छड़ी होती है, छोटी छोटी छड़ी होती है और उसमें भी वह लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश करता है और एकाएक उसे लगता है कि छड़ी को जोड़ के शायद लक्ष्य तक पहुंचा जाए और वह कोशिश करता है और अपनी इस कोशिश में वह सफल होता है। इस प्रकार से ये दो प्रयोग प्रमुख प्रयोग थे जो कॉलर द्वारा किए गए। इनसाइड थ्योरी में हम लोग इसको बहुत मैंने याद रखेंगे और हमारा जो भी आंसर बनेगा जब ये क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट का आप लोग जिक्र करेंगे। इस तरह से कोहलर द्वारा चिंपांजी पर जो प्रयोग किए गए उसके निष्कर्ष से यह पता चलता है कि जीव संपूर्ण वातावरण का प्रत्यक्षीकरण करता है और इसके आधार पर उनमें सूझ उत्पन्न होती है, इससे वह अपनी समस्या का समाधान करना सीख लेता है। मतलब जब भी कोई समस्या आती है तो हम उस समस्या और उसके आसपास की चीज़ें क्या हमारे पास अवेलेबल है, हम उन सारी चीज़ों को सोचते हैं और एकाएक हमें एक अंतर्दृष्टि, एक सूझ, एक इंसाइट आती है और फाइनली हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो सूझ सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो कॉलर द्वारा दिया गया उसका मुख्य बिंदु यही है कि हम इंसाइट से कोई चीज़ लर्न करते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं। इस प्रकार से अगर देखें तो जो इनसाइट थ्योरी का एक अच्छा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि न्यूटन जो थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण पर अपना थ्योरी दिया, तो कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण भी जो उनका थ्योरी था और उनकी ये सोच कि ये सेब जो गिरा वो क्यों नीचे गिरा, क्यों नहीं ऊपर चला गया, तो वो एक सूझ सिद्धांत का ही एक अच्छा उदाहरण कहा जा सकता है। और इनसाइट थ्योरी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं, इसके बारे में आइए हम लोग जानेंगे। सूझ सिद्धांत में पहली जो इसकी विशेषता है यह अधिगम संज्ञानात्मक होता है। दूसरा, अधिगम अचानक होता है, हमारा लर्निंग अचानक होता है, हम कोई चीज़ सीखते हैं, कोई चीज़ हमें आइडिया आती है वो अचानक होती है। और तीसरा है अधिगम की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती, क्योंकि हम लोगों ने जैसे इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग जो है स्किनर की या क्लासिकल कंडीशनिंग में की है जहाँ पे सूझ का कोई महत्व नहीं है, तो यहाँ इनका कहना है कि अधिगम की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती। और चौथा है अधिगम की प्रकृति स्थायी होती है। पांचवा है अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि या सूझ अचानक होता है, ये हमेशा याद रखिएगा कि ये अचानक होता है, ये सडनली हमें आइडियाज आ जाते हैं अपने गोल तक कैसे पहुंचना है। इनसाइट थ्योरी के सारे जो एक्सपेरिमेंट पर हम लोगों ने ध्यान दिया और आगे हम लोग ये भी जानेंगे कि जो गेस्टाल्टवादी थे उन्होंने अंतर्दृष्टि सिद्धांत के 5 संप्रतियों के बारे में बताया है, जिसमें पहला है लक्ष्य, दूसरा है बाधा, तीसरा है तनाव, चौथा है संगठन और पांचवा है पुनरुत्थान। इसमें होता क्या है कि जब हमारे पास कोई समस्या होती है वही हमारा लक्ष्य होता है, कोई भी समस्या हमारा लक्ष्य होता है और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोग अपनी कोशिश करते हैं। जैसे कि जो वनमानुष था, सुल्तान था, वो पहले कोशिश करता है, पहले उछला कूदा कि केले तक पहुंच जाए, लेकिन उसकी हाइट और उसकी ऊंचाई वो मेकअप नहीं हो पा रहा था और वह असफल रहा हमेशा। चूंकि उसकी असफलता हुई, बार बार कूदने से, सारी कोशिशों से जब उसकी असफलता हुई, यही उसकी बाधा थी और इस प्रकार से हर प्रयास में उसने पहले तो बाधा का सामना किया और बाधा चुकी हुई तो उसके अंदर ये टेंशन बना रहा या तनाव बना रहा कि उसे वहां तक पहुंचना है
और जब उसके अंदर तनाव है तो वह बार बार उस परिस्थिति का अवलोकन मन ही मन करता है, उसका संगठन करता है कि क्या है, कैसे है। तो जब वह इन सारे पूरे कमरे का प्रत्यक्षीकरण करता है संगठित रूप में, तो उसे ये दिखता है कि हाँ, वहाँ बक्सा रखा हुआ है। अच्छा, बक्सा के ऊपर बक्सा अगर जोड़ा जाए तो उसका हाइट बढ़ सकता है। तो इस प्रकार उसके अंदर एक आइडिया आई, और जब वो आइडिया आई तो वह बाधा को दूर करके लक्ष्य तक पहुँचने का अपना प्रयास करता है और अंततः सफल होता है। तो इस प्रकार से हम लोग ये देख लिए कि ये जो 5 संप्रत्यय है इनसाइट थ्योरी में, ये इस प्रकार से होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग फिर इनसाइट थ्योरी की जो उपयोगिता है उसके बारे में बात करेंगे, और हम लोग इसकी आलोचनात्मक व्याख्या पर भी नज़र डालेंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।